IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र जनरल साइंस के फिजिक्स से क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट 1 है जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और घटना चक्र के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और सभी सब्जेक्ट की घटना चक्र को हम क्वेश्चन एक साथ आपको करा देंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। ऐसे मात्रक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसका क्या मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो विद्युत शक्ति की इकाई भी वाट होती है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए जानबूझ के दिया क्योंकि यहाँ शक्ति का मात्रक पूछा है, यहाँ विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा है। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए दोनों में, इसीलिए मैंने दोनों को दिया है अलग अलग करके। तो इसका भी आंसर क्या होगा, वाट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। तो ये मात्रक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूंकि घटना चक्र में दिए गए हैं तो इसको हमें एक साथ हम करा दे रहे, जिससे अगर क्वेश्चन अगर कभी आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हर्ट्ज मापते हैं। ओम मीटर का मात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर का जो मात्रक होता है वो होता है आपका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ही ओम मीटर का मात्रक होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें किसका सुमेल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एक तरफ मात्रक दिया है, एक तरफ SI मात्रक है। तो इसमें आपको मिलाना है कौन सा सही नहीं है। पहला है, लेंस की क्षमता ये डायोप्टर में नापते हैं, बिल्कुल सही है। दबाव या दाब का जो है SI मात्रक होता है पास्कल, बिल्कुल सही है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता का जो मात्रक होता है, पहले क्यूरी होता था लेकिन अब ये नहीं होता है। इसका जो नया मात्रक है वो आपका बेकुरेल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं। तो प्रकाश वर्ष से हम प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को नापते हैं। और जब हम खगोलीय पिंडों के बीच दूरी को नापते हैं, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो हम प्रकाश वर्ष के माध्यम से ही जो है दूरी को मापते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो खगोलीय जो दूरी होती है, जैसे ग्रहों के बीच जो दूरी मापते हैं तो उसे हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो क्यों मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रकाश की जो गति होती है, स्पीड सदैव एक समान होती है। तो प्रकाश की जो स्पीड होती है उसी के आधार पर हम ग्रहों की या खगोलीय पिंडों के बीच में दूरी को मापते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक मतलब जो तारों संबंधी दूरियां मापते हैं तो वो किसके बराबर है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, पारसेक मात्रक किसका होता है। तो पारसेक मात्रक है आपका दूरी का। तो दूरी का मात्रक पारसेक भी होता है, प्रकाश वर्ष भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है कुछ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा 10-7 होता है। ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में नापते हैं क्या, नैनोमीटर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है। तो एम्पियर को हम किस में मापते हैं। तो एम्पियर की मापने की इकाई होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई होती है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में जो है ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट को हम बिजली जो मापते हैं वो हम किस में मापते हैं। तो उत्पादित की जाती है। जो बिजली का उत्पादन होता है उसको हम मेगावाट में मापते हैं। और जब बिजली का उपभोग किया जाता है, सप्लाई होता है, तो उसको हम किलोवाट में मापते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें इस पे जरूर ध्यान देना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। कार्य का होता है जूल, बिल्कुल सही है। बल का न्यूटन, बिल्कुल सही है।
द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। दाब का पास्कल होता है जबकि डाइन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है तो आपका डी नंबर होगा। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो आपका होता है पास्कल होता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सा ऐसा जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपका नॉट, ये जहाज की चाल की माप होती है, बिल्कुल सही है। तो जो जहाज होते हैं उनकी चाल की जो माप होती है वो हम नॉट से मापते हैं। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की जो इकाई होती है वो नॉटिकल मील होती है, भी बिल्कुल सही है। तो समुद्रों में दूरी नापते हैं हम, उसे हम नॉटिकल मील में मापते हैं। इसके बाद में एस्ट्रोनॉम में जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई मापते हैं, भी बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की नहीं बल्कि दूरी मापन की इकाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रकाश वर्ष। ठीक है। एस्ट्रॉन इकाई किसकी होती है, तो ये इसका इकाई किसकी है, तो ये तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। जो तरंगदैर्घ्य होती हैं ये हम उनकी जो है इकाई को मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। पहला आपका डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापता है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई की माप को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस से हम ताप को मापते हैं, ऊष्मा को नहीं मापते हैं, तो सेल्सियस से ताप का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो आपका सही सुमेलित नहीं है। और ऊष्मा की जो इकाई होती है वो आपका कैलोरी होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो कैलोरी जो है ऊष्मा की इकाई होती है और सेल्सियस से हम ताप को मापते हैं, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं होती है, तो ऊष्मा को हम कई चीज़ों से मापते हैं, तो यहाँ ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन सी नहीं होती है। तो याद रखना कैलोरी से भी हम ऊष्मा को मापते हैं, अर्ग से भी मापते हैं और जूल से मापते हैं, जबकि सेंटीग्रेड से हम नहीं मापते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका दाब की इकाई क्या होती है, तो हम दाब को किससे नापते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर से नापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है, तो पारिस्थितिकी दाब की जो इकाई होती है वो आपका होता है बार। इसे हम जो है बार से मापते हैं, किसको, पारिस्थितिकी दाब को। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका लंबाई की इकाई न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है उसे हम कहते हैं फर्मीमीटर। तो फर्मीमीटर याद रखना, ये लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई होती है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक होता है और क्यूसेक में हम किसको मापते हैं, तो इसमें हम जल के बहाव को मापते हैं। जब कहीं आप देखा बांध में जब पानी को छोड़ा जाता है तो अक्सर न्यूज में आता है कि इतना क्यूसेक पानी इस राज्य को दिया गया है, तो क्यूसेक क्या होता है, वो जल के बहाव को मापा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किस में, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं ओजोन परत की मोटाई को मापने में। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और यह क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में कम से कम 10 बार एग्जामों में अलग अलग आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो महासागर में अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सोनार नामक यंत्र से हम समुद्रों की जो है डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को हम जान लेते हैं, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, जो ध्वनि होती है उस जो साउंड होता है उसकी तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है ऑडियोमीटर, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो एनीमोमीटर से हम किसका मापन करते हैं, पवन वेग का। जो पवन वेग होता है, जो हवाएं चलती हैं उसकी तीव्रता अर्थात उसके वेग को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं, बिल्कुल सही है। आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, भी बिल्कुल सही है।
पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं, भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो गलत है, टोक्योमीटर से हम क्षैतिज दूरी को मापते हैं, दबांतर को नहीं मापते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, उच्च तापमान, जो उच्च तापमान होता है उसके मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो 800 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग नहीं करते हैं। 800 सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान को मापने के लिए ही हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त हो वह कौन सा होता है? तो उसका नाम है आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अभी आपको मैंने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा हम किसको मापते हैं? गैसों के दाब को। जो गैस का दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको मापने के लिए हम जो है मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका, ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र होता है, बिल्कुल सही है, हर गाड़ी में लगा होता है। दूसरा है, ओडोमीटर द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो एमीटर से हम मापते क्या हैं? तो एमीटर से हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं, ना कि विद्युत शक्ति को मापा जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, दूध का आपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? हम दूध का आपेक्षित घनत्व, मतलब दूध में हम अगर घनत्व मापना हो हमें, उसमें पानी की कितनी मात्रा है क्या नहीं है, अगर उसको हमें मापना हो तो उसके लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? जो ह्यूमिडिटी होती है वायुमंडल की, वो जो है वो किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ इसका आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम वायुमंडल की आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी को मापते हैं। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ हाइड्रोमीटर भी लिखा है, तो हाइड्रोमीटर नहीं होगा, आपको थोड़ा सा अंतर यहाँ पे है, आपको हाइग्रोमीटर का नाम याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस घनत्व मापन में किया जाता है? तो इसको हम मापते हैं धुआं। जो धुआं होता है उसके जो है घनत्व को मापने के लिए हम करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण को जानने में मदद मिलती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबको पता है, बी है, स्फेग्नोमीटर। तो इसी से हम क्या करते हैं? रक्तदाब को मापते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने का जो उपकरण होता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, रडार उपयोग में आता है किसके? हम रडार से क्या जो है किसके लिए उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में होता है। इसका उपयोग सेना करती है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो है रेडियो तरंगें होती हैं इसमें, और इससे हम किसी भी वस्तु की स्थिति को हम जान लेते हैं। तो ये आपका याद रखना, रडार का उपयोग इसीलिए किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग हम किस में करते हैं? समुद्र की गहराई को मापने में करते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए ही फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका, मैनोमीटर से हम दाब को मापते हैं, गैसों के दाब को, बिल्कुल सही है। जो है कैलकुलेटर द्वारा हम आंतरिक दहन इंजन को मापते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राफ द्वारा हम जो है हृदय गति को मापते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सिस्मोमीटर द्वारा हम पृष्ठतल की वक्रता को नहीं मापते बल्कि हम भूकंप को मापते हैं। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं पॉलीग्राफ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कैसे? तो साधारण जो यंत्र होता है वो किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने की क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका किसी व्यक्ति एक व्यक्ति अगर एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति संवेदनशील जो है तराजू पर बैठा है और उस गहरी सांस लेता है तो उसकी रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो उसकी जो रीडिंग होगी वो बढ़ जाएगी, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि होती है। तो इसमें से कौन सी एक सदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, या आपका ये हो जाएगा आपका सदिश राशि। तो सदिश राशियों को याद कर लेंगे तो अदिश राशि अपने आप याद हो जाएंगी। तो सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, वेग, बल, विस्थापन और त्वरण। ठीक है, ये आपका चार जो है कौन सी हैं, ये सदिश राशियां हैं, बाकी सब क्या है, अदिश राशियां हैं। तो ऐसे आपको याद करना। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका बल गुणनफल किसका होता है, बल किसका गुणनफल होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है क्या होता है, वो बल होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो मतलब होता है उसका मतलब ये होता है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में होता है। तो ऊर्जा का ना तो सृजन मतलब ना तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी। तो हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इससे विद्युत का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट आपका वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यह भी आपका आंसर वही है, आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से ही जो है याद रखना विंड पावर्स में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है किससे। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है वो होता है आपका जड़ता का नियम। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है आपका स्थिरता का जड़त्व होता है। इसी कारण कोई व्यक्ति जब बैठा होता है तो वो यात्री जो है पीछे की ओर या आगे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि इसलिए क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। तो घर्षण बल जो है बर्फ में कम होता है, सड़क में ज़्यादा होता है, इसीलिए बर्फ में हम चलना कठिन होता है और सड़क पर चलना आसान होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। नेक्स्ट आपका एक प्रभावी जो है कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो याद रखना ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही याद रखना कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लो आपका ये पृथ्वी है और आपका ये विषुवत रेखा है, तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो हवाएं जो है ये आपका दाहिने और बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसी को कहते हैं कोरियोलिस बल कहते हैं, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो जो वॉशिंग मशीन होता है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही वॉशिंग मशीन काम करती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण होता है। घरों में देखा होगा दूध को मथा जाता है तो उससे क्रीम जो मक्खन होता है वो बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है, तो उसके पीछे कारण होता है अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही जो है दूध को मथने के बाद उसकी जो मक्खन या क्रीम होती है वो दूध से अलग हो जाती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो हमारे देश के विद्वान उनका नाम क्या था, ब्रह्मगुप्त था। ये गुप्त काल से संबंधित हैं। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने दिया था न्यूटन से पहले। तो ये किस काल से संबंधित है, ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था
वो किसने दिया था, तो इसका हो जाएगा आइजैक न्यूटन। यहाँ पे चार्ल्स न्यूटन भी दिया है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं पहला ऑप्शन देख करके, जबकि इनका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि, तो अंतरिक्ष यात्री जो वहाँ पे आपका सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं उसके पीछे कारण क्या है, तो वहाँ गुरुत्व नहीं पाया जाता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, इसलिए वो जो है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो यहाँ अगर हम सीधे खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना होता, तो वो होता है आपका अब जितना है उसका एक चौथा भाग होता, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वो अपरिवर्तित होता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, स्पीड में परिवर्तन हो सकता है लेकिन भार में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगी, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका हवा की उपस्थिति है वायुमंडल में, तो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है और एक जो है लकड़ी का टुकड़ा है और दोनों समान भार के हैं, मतलब 1 किलो ये भी है 1 केजी और 1 केजी जो है ये भी है आपका। ठीक है, और दोनों को एक समान जो है ऊंचाई से अगर गिराया जाता है तो पूछा जा रहा है कि कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, याद रखना, और लोहे की गेंद पहले गिरेगी। समान भार का है फिर भी, क्यों, क्योंकि हवा की उपस्थिति है, तो हवा की उपस्थिति में लकड़ी का जो गुटका होगा वो बाद में गिरेगा और लोहे का गुटका पहले गिर जाएगा। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हवा की उपस्थिति ना हो तब दोनों एक समय में एक समान गिरेंगे, एक ही ऊंचाई से एक समय में गिर जाएंगे, इसका आंसर तब ये हो जाएगा। इन हवा यहाँ देखो यहाँ लिखा है हवा की उपस्थिति अगर दे दिया है तब जो है लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी और लोहे की पहले गिर जाएगी, तो इसमें हवा की उपस्थिति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट लिखा है किसी पिंड का भार क्या होता है। अगर किसी के पिंड का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो किसी भी पिंड का जो भार होता है वो याद रखना ये होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो याद रखना ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका हो गया साउथ पोल हो गया और ये आपका विषुवत रेखा हो गया। तो याद रखना पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसकी स्पीड विषुवत रेखा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होता है, और पोल पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पृथ्वी की स्पीड कम होती है, 0 होती है। इसीलिए याद रखना किसी भी पिंड का कोई भी व्यक्ति हो कोई भी हो जाए सबका जो भार होगा वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा और विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, ये बात याद रखना। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगे वैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, और जैसे जैसे हम पोल से विषुवत रेखा की ओर आएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ये भी आपको याद रखना। ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मानव शरीर का भार होता है, तो याद रखना चाहे कोई पिंड हो और चाहे मानव शरीर हो, तो याद रखना इसलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि मानव हो चाहे कोई भी हो, तो याद रखना मानव शरीर का भार सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा, ध्रुवों पर पाया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो जाए सबका जो भार होगा वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका भारहीनता होती है, भारहीनता किस स्थिति को कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को हम क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो भार का जो संबंध होता है वो गुरुत्वाकर्षण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, तो पृथ्वी का जो आकर्षण होता है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, उसी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसीलिए जो है वो कभी पृथ्वी पर नहीं गिरता है। जो भ्रमण करता हुआ उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जो हम लोग
भेजते हैं, इसरो द्वारा भेजा जाता है, नासा द्वारा भेजा जाता है, वो कभी पृथ्वी पर नहीं गिरता। उसके पीछे कारण यही है कि उसकी गति के लिए आवश्यक जो त्वरण होता है वो प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट है आपका, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो उसके जो पीछे कारण है वो आपका केंद्राभिमुख बल होता है। केंद्राभिमुख बल के कारण ही जो है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है तो उसका चक्कर जो है उपग्रह लगाता रहता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ेगा? ठीक है, मान लो अगर लिफ्ट में आप सफर कर रहे हैं तो आपका भार कब ज्यादा लगेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला है आपका, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, बिल्कुल सही है। तो लिफ्ट जब ऊपर जाएगी, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, ठीक है, तो आपका भार ज़्यादा महसूस होगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगी। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है तो आपका भार जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब लिफ्ट तेजी से आती है तो आपका भार जीरो हो सकता है। लेकिन यहाँ याद रखना, लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण की विपरीत जा रही है, इसलिए आपका भार बढ़ जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? तो लोलक जो घड़ियां होती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो लोलक की लंबाई की बढ़ने की वजह से ये घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो है उसका जो है प्रदोल आवर्त काल क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक झूला है और झूले पर कोई लड़की झूल रही है, ठीक है, बैठ की जगह झूल रही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो लड़की खड़ी हो जाती है तब क्या पड़ेगा, तब क्या होगा? तो क्या झूला जो झूल रहा है उसकी स्पीड वही रहेगी या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? तो इसके याद रखना, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, वो कम हो जाएगी, उसका आवर्त काल कम हो जाएगा। ठीक है, खड़ा होने पर। नेक्स्ट आपका, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? तो पेंडुलम जो घड़ी होती है वो तीव्र गति से कब चलती है, इसे हम लोलक घड़ी कहते हैं। तो तीव्र गति से कब चलती है? शीतकाल में। अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिया था कि याद रखना, ग्रीष्मकाल में इनकी स्पीड कम हो जाती है और शीतकाल में स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? अगर कोई चीज़ हम फेंकें तो याद रखना वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंका जाए तो वो कभी अंतरिक्ष में वो आप जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो याद रखना, पृथ्वी का जो प्लायन वेग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? 11.2 जो है किलोमीटर पर सेकंड है और ये 8 ही किलोमीटर पर सेकंड की बात हो रहा है, तो ये ऊपर जाकर के वापस लौट आएगी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है ये पूछा रहा है। तो याद रखना, इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। याद रखना, इसीलिए जो याद रखना वहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ गैस नहीं है। तो गैसों का प्लायन वेग अणुओं का जो है, क्योंकि गैस जो हवाएं होती है वो गैसों से बनी होती हैं, पवन होती है, कई गैसों का मिश्रण होती है, तो उनका प्लायन वेग उनके मध्य मूल वेग से कम होता है। इसी वजह से जो है वहाँ वायुमंडल जो है चंद्रमा पर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका कथन कारण के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। अगर अंतरिक्ष में हम मोमबत्ती जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण कारण ही ज्वाला का अस्तित्व होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सही स्पष्टीकरण है और दोनों कथन सही है। तो याद रखना, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसलिए उसकी ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। और ज्वाला उत्पत्ति किससे होती है? जो गुरुत्वाकर्षण बल से होती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? अगर मान लो भारहीनता की स्थिति है तो मोमबत्ती की जो ज्वाला होगी उसका आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा, बिल्कुल वो गोलाकार हो जाएगा ऐसा, जबकि ज्वाला की जो ऐसी होती है, ठीक है, लेकिन वो गोलाकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भारहीनता की स्थिति है, मतलब गुरुत्वाकर्षण शून्य है। ठीक है, तो ये गोलाकार हो जाएगा। ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घटना चक्र के सारे क्वेश्चन मैं लगातार आपको करा दूंगा। ये पहला पार्ट था। इसी तरह के आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और हर सब्जेक्ट की घटना चक्र के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। कहीं कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछिएगा,
उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।